सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात। बेटा आज हमारा जो प्रकरण रहेगा वो आरोह में श्रम विभाजन और जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेगा। ये इसके साथ एक और शीर्षक जुड़ा हुआ है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, उसे हम कल लेके चलेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो है श्रम विभाजन और जाति, और जो किसके द्वारा लिखित है, जो रचित है भीमराव, बाबा साहब भीमराव। पहले थोड़ी सी सामान्य बातें करते हैं। सामान्य ये बताइए कि क्या आज समाज से जाति प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है? शायद नहीं। आज भी इतने दिनों के बाद भी हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो भी जाति प्रथा को हम पूरी तरह समाप्त नहीं कर। कहीं ना कहीं भेदभाव है, नीची जाति और नीची, ऐसा भेदभाव। पहले जब इस समाज का वर्गों में विभाजन हुआ था, तो तब ऐसी कोई निश्चित नहीं किया गया था कि इस वर्ग में जन्म लेने वाला बच्चा इसी वर्ग का कहलाए, ऐसा नहीं था। समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। जिनका पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, पढ़ने लिखने से संबंधित, उन्हें ब्राह्मण वर्ग में, ब्राह्मण वर्ग। जो व्यवसाय से संबंधित थे, जिनकी व्यवसाय में रुचि थी, व्यवसाय वाला वर्ग किसमें आ गया? वैश्य। जो रक्षा वाला भाग था वो किस पर गया? क्षत्रिय। और जो समाज में साफ सफाई वाला काम था वो गया। तो 4 वर्गों में समाज को विभाजित किया गया, लेकिन ऐसी उस समय कोई बाउंडेशन या बंधन नहीं था बच्चों कि केवल इसमें जन्म लेने वाला बच्चा यही कार्य, ऐसा नहीं था। प्रतिभा के अनुसार ये विभाजन किया गया होगा, लेकिन कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में ये इस वर्ग विभाजन में जाति का रूप है। अब चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं, फिर भी अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण है। अगर किसी के व्यवसाय में रुचि नहीं है, उसे व्यवसाय का कुछ पता नहीं है, तो भी वे वैश्य है। जिसमें रक्षक का एक भी गुण नहीं है, पराक्रमी भी नहीं है, रक्षक का एक गुण नहीं है, वो क्षत्रिय है। और जो साफ सफाई वाले वर्ग में, शूद्र वर्ग में पैदा हुआ है, चाहे वो कितना ही गुणी है, क्योंकि वो उस समाज में पैदा हुआ है, उस वर्ग में, उस माता पिता के यहाँ पैदा हुआ है, इसलिए वो इसी जाति का कहलाता है, इसलिए जाति का रूप धारण किया। और जाति का रूप भी कैसे धारण किया? ऊंची और नीची जाति बन गई। जो साफ सफाई वाला वर्ग था उसे नीची जाति का करार दिया, जबकि उसका समाज में सबसे अहम हिस्सा था, भाग था, फिर भी उसे निम्न जाति का करार दे दिया। यहाँ तक कि अभी भी अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति के व्यक्ति को कुछ खिलाना पिलाना चाहे, अब तो समाज बदल रहा है धीरे धीरे बच्चों, बहुत कुछ बदल गया है, और पहले तो बहुत ज्यादा था, तो आज भी लोग संकोच करते हैं उसके यहाँ खाने के लिए। अगर किसी शूद्र के यहाँ कह दिया जाए जाके भोजन कर लो, कितने जो ब्राह्मण है, वैश्य है, ये क्षत्रिय है, कितने तैयार होंगे? एक भी तैयार नहीं। वो बात अलग है कि राजनीतिक दबाव के कारण अपनी वोट बनाने को जरूर वहां वो भी चुनावी दी। तो कितना बड़ा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, कितना बड़ा हर एक के साथ ये निश्चित कर दिया गया कि जो जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का कहलाएगा। दूसरी बात, केवल यहाँ तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक होता तो ठीक था, इसके बाद में क्या हुआ? उनके व्यवसाय को निश्चित कर दिया गया। अगर ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो ये पढ़ाई लिखाई का काम भी करेगा, अगर वैश्य परिवार में हुआ है तो ये क्या करेगा? व्यापार से संबंधित ना। अगर
सूत्र में है पैदा हुआ है तो वो निश्चित रूप से साफ सफाई का काम करेगा, छोटे काम करेगा जो लोगों को, समाज को आवश्यकता है। लोहार का काम करेगा, बढ़ई का काम करेगा, मोची का काम करेगा, सफाई का काम करेगा, घरों को साफ करना, कूड़ा हटाना, ये सारे काम करेंगे निश्चित। कितनी बड़ी विडम्बना है, कितनी बड़ी विडम्बना है कि जन्म से पहले ही किसी भी बच्चे के व्यवसाय को निश्चित कर दिया जाता था। और उस समय, आज तो परिवर्तन है, आज जो चाहे हम व्यवसाय अपना सकते हैं, जो चाहे हम जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कोई नहीं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं। पहले अब किसी को भी अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं है, उसकी उसमें रुचि है या नहीं, करना तुम्हें वही पड़ेगा। अब एक चीज देखो, अगर किसी की उस काम में रुचि नहीं है जो उसे जबरदस्ती थोप दिया गया है, वो उसे करना नहीं चाहता, तो निश्चित रूप से रुचि से नहीं करेगा। रुचि से नहीं करेगा तो क्या होगा, दक्षता हासिल नहीं होगी। तो क्या उसके अपने व्यवसाय को वो बदल नहीं सकता, जिस चीज में रुचि है उस व्यवसाय को वो अपना नहीं सकता, तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी स्थिति ये होगी कि भूखे मरने की नौबत आएगी। क्या स्थिति होगी, भूखे मरने की। तो अम्बेडकर जी ने इसी बात को लिया है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने स्वयं ये झेला था। वो बाहर जाति में, छोटी जाति में पैदा हुए थे, प्रतिभाशाली थे शुरू से। और जब उनसे कोई पूछता था कि तुम आगे जाके क्या बनना चाहते हो, छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने वकालत की, वकील बनना चाहते, और वकील बनकर इस समाज को बदलना चाहते, सबको समानता का अधिकार देना चाहते, प्रतिभा के अनुसार कार्य मिलना चाहिए, ना कि जाति के अनुसार। अब उन्होंने ये कर दिया। उनको भी कितनी परेशानी झेलनी पड़ी थी। कोई भी निम्न जाति का किसी भी सवारी में बैठकर नहीं जा सकता था। कहते हैं एक बार वो किसी की गाड़ी से जा रहे थे। अब गाड़ी का मतलब होता है कार, कार नहीं, जो बैलगाड़ी होती है, उनसे जा रहे थे तो उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। ये छोटी जाति के हो, महान जाति के हो, उसमें बैठे थे। कितना बड़ा अन्याय। उन्होंने तभी सोच लिया था मुझे वकालत करनी है और इस समाज को बदलकर सबको समानता का अधिकार है। जो हमें कार्य है हमारी रुचि और प्रतिभा के अनुसार मिलना चाहिए। अब मैं हूँ, मुझे हिंदी में इंटरेस्ट है, मैं हिंदी अच्छी जानती हूँ, मेरी हिंदी पढ़ने में रुचि है, और मुझसे कोई कह दे नहीं तुम्हें फिजिक्स की पढ़नी है, तो क्या उतना अच्छा मैं फिजिक्स में पढ़ा पाऊंगी, बच्चों को दे पाऊंगी, इतना अच्छा मैं अपनी जो मेरी रुचि का विषय उसमें दे सकती हूँ? शायद नहीं दे सकती। तो ये पाठ भी इस ओर संकेत करता है कि कैसे श्रम विभाजन को जाति प्रथा से जोड़ दिया, और ये समाज के लिए कितना खतरनाक था। किसी भी बच्चे के जन्म से पहले उसकी जाति का निर्धारण कर दिया कि नहीं, तुम इस जाति में उत्पन्न हुए, तुम्हें यही काम करना है। लोहार के यहाँ पैदा हुए हो तो तुम्हें लोहे वाला कार्य ही करना। प्रतिभा है तो भी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम छोटी जाति में पैदा हुए हो। जो सफाई करते हैं, तो तुम कूड़ा करकट उठाते हैं, तुम्हें इसमें जन्म हुआ तो यही काम करना है, चाहे तुम कितने भी। लेकिन अम्बेडकर जी का क्या मानना था कि योग्यता और रुचि के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं। और उन्होंने ये कर दिखाया। छोटी जाति के थे, फिर भी इंग्लैंड से जाकर और समाज को पूरे संविधान से निर्माता बना। तो ये बात हमें दिखाता है कि कैसे जाति प्रथा श्रम विभाजन के लिए बड़ी। जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन होगा तो कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना, क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन
एक एक करके समझाना चाहती हूँ, ये थोड़ी सी जानकारी की के बारे में। अब अगर हमें इस पाठ का सार समझना, इस पाठ का सार सबसे पहले मैंने लिखा है आपका, जाति के अनुसार श्रम का विभाजन सुनिश्चित। ये किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने, कि जाति के अनुसार श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं करती, वो श्रमिक विभाजन भी करती है। व्यक्ति का विभाजन भी व्यक्ति को क्या करना है ये भी पहले से ही निश्चित कर देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने लिखा इसके कारण क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हम जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन करेंगे तो क्या क्या दोष, क्या क्या परेशानियां हमारे सामने, समाज को किन परेशानियों को झेलना पड़ेगा, समाज में रहने वाले लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिया है श्रम विभाजन के साथ प्रेम। ये जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं करती, वो श्रमिक का भी विभाजन करके इस जाति में पैदा हुए और यही काम करें, इस जाति में पैदा हुआ और यही है, तो वो श्रमिक विभाजन करती है, जो कि दोषपूर्ण है। अब किसी की रुचि नहीं है, वो तो नहीं इस काम को करना चाहता, उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, वो तो कुछ और करना चाहती है। किसी की कूड़ा करकट या गंदगी उठाने में रुचि नहीं है, प्रतिभा आ है, वो तो पढ़ना चाहता है। तो क्या ये उचित नहीं होगा कि हम उसकी प्रतिभा के अनुसार उसे करने दें? अब उसे विवश किया जाता है कि नहीं, व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं था, विवश किया जाता है कि तुम्हें यही पेशा अपनाना है और तुम अपने पेशे को, व्यवसाय को बदलना है। जब व्यक्ति बदलेगा नहीं, अरुचि से करेगा, उसमें रुचि नहीं होगी, व्यक्ति की भूख से मरने की नौबत आ जाएगी और वो बदल नहीं सकता। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि ये श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन भी कर, पहला पॉइंट है। अब आगे का आपका कौन सा पॉइंट है? जन्म से पहले व्यवसाय निश्चित कर देना है। कितना दोषपूर्ण है, क्या क्या दोष है? बच्चे का जन्म नहीं हुआ और जन्म से पहले हमने क्या कह दिया कि नहीं, इस जाति में पैदा हुए हो तो यही व्यवसाय अपनाना पड़ेगा, क्या तुम्हारी रुचि है या नहीं। पहले से ही देखो, गर्भाधारण के समय ही बच्चा माँ के गर्भ में आया और अभी जब से क्या निश्चित कर दिया गया, उसका व्यवसाय, जबकि कोई इसके बारे में नहीं जानता, उसकी रुचि क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या बनना चाहता है, क्या काम करना, नहीं, क्योंकि तुमने इस परिवार में जन्म लिया, इस जाति में जन्म लिया, इसलिए तुम्हें इसी काम को करना पड़ेगा। तो ये कौन सा दोष है? दूसरा, जन्म से पहले व्यवसाय निश्चित कर देना, कि गर्भाधारण के समय ही बच्चे का व्यवसाय निश्चित कर दिया जाता था कि तुम्हें यही कार्य करना, ये भी एक सबसे बड़ा दोष था। आगे दोष क्या है? रुचि न होने के कारण विवशता। अगर किसी व्यक्ति की उस कार्य में रुचि नहीं है, फिर भी समाज कहता था नहीं, तुम्हें यही कार्य करना है, तुम अपने कार्य को बदल नहीं, तो उसे विवशता से करना पड़ता था। और आप लोग जानते हैं कि अगर आपकी किसी विषय में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट आपको नहीं आ रहा है, तो वो बैठे रहोगे आप, लेकिन उसे पढ़ने की या समझने की कोशिश नहीं, उसे अच्छे से करने की कोशिश नहीं करोगे अगर तुम्हारे मन में नहीं है। तो ये क्या हो गया? मतलब व्यक्तिगत रुचि का उसमें कोई स्थान नहीं था, कोई स्थान नहीं था कि ये बच्चा क्या चाहता है, आगे क्या बनना चाहता है, इसकी रुचि किसमें है, इसकी प्रतिभा कैसी है, उसको कोई स्थान नहीं दिया जाता था। इस कारण जाति प्रथा के अनुसार दोषपूर्ण। आगे क्या है? चालू प्रवृत्ति। अब हमारी रुचि नहीं, हमारी रुचि नहीं है किसी काम में, हम उसको नहीं करेंगे, और धीरे धीरे रुचि नहीं है, हम उसे करना नहीं चाहते, तो क्या करते रहेंगे? उसे आगे चलते रहेंगे, उसमें निपुणता हासिल नहीं करेंगे, उसे करना नहीं चाहेंगे, बल्कि क्या करेंगे? आगे आगे करते रहेंगे, चालते रहेंगे, उसमें कोई रुचि नहीं है तो चालू प्रवृत्ति हो जाएगी। और बेटा जब चालू प्रवृत्ति हो जाएगी, उस काम को आप ठीक से नहीं करेंगे तो उस व्यवसाय में आपको कोई भी लाभ नहीं, आपको कोई चीज बनानी है और आपकी उसमें रुचि नहीं है, आपने कहा कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर करेंगे, ऐसे चलते रहे, तो दिन पर दिन क्या होगा? जो एक चीज बननी थी 10 या 20 या 100, वो 2-3 दिन तक नहीं बनी, तो क्या होगा?
क्या होगा, हमें पैसे भी तो नहीं मिलेंगे, आर्थिक हानि होगी, देश को भी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं देश से भी जुड़ा हुआ है, चालू प्रवृत्ति होगी, आर्थिक हानि होगी। इसके साथ क्या होगा, व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन में व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं। ठीक है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, कोई मतलब उससे कुछ नहीं पूछा जाता। कोई कूड़ा करके बीतने वाले ग्रुप पर पैदा हुआ, जाति में पैदा हुआ, शूद्र जाति में पैदा हुआ, बहुत प्रतिभावान है, फिर भी उसे उसका ही कार्य करना पड़ेगा। उसे पढ़ाई लिखाई का काम करके आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने उस जाति में। तो व्यक्तिगत भावनाओं की कोई कदर नहीं, रुचि हो या ना हो, विवशतावश वो काम करना पड़ता था और पेशे को बदलने की कोई अनुमति नहीं, समाज नहीं देता। तो इससे कौन सी नौबत आ जाती थी, भूखे मरने की। जब व्यक्ति की रुचि नहीं है, काम में रुचि नहीं है, ठीक से नहीं करेगा, तो उसमें लाभ नहीं होगा, कोई कमाई नहीं होगी, और कमाई नहीं होगी, अपना व्यवसाय तुम जिसमें रुचि है उसे कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते। तो क्या होगा, धीरे धीरे हानि होती चली जाएगी, और हानि होने से भूखे मरने की नौबत आती। लेकिन समाज इसे अपना व्यवसाय या अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देता। तो आज स्थिति बहुत बदल गई है। आज शिक्षा के कारण भी स्थिति बदली है। आज स्थिति बहुत बदल गई है। आज किसी भी जाति का कोई भी युवा या युवती, लड़का या लड़की या मनुष्य अपनी इच्छा से अपने लिए व्यवसाय का निर्धारण, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कि नहीं तुमने इस जाति में जन्म लिया तुम यही बनो। नहीं, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई तकनीकी आ रही है, नई नई तकनीकी आने से नए नए जो आयाम है वो खुलते जा रहे हैं। तो हर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अपना क्षेत्र, अब उसे कोई ये बंधन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि नहीं तुमने इस जाति में जन्म लिया है तुम यही व्यवसाय, ऐसा नहीं है अब बंधन। आज समाज इस बंधन से बहुत अधिक सीमा तक, पूरी तरह तो नहीं कह सकते पूरी तरह मुक्त हो गया ऐसा तो नहीं, लेकिन व्यवसाय के मामले में हम कह सकते हैं। आज शूद्र का बेटा भी IAS PCS बना, आज छोटी जाति में जन्म लेने वाले लड़की भी CA बनती है। हम रोज अखबारों में उदाहरण देखते हैं। आज छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त हो गया था, लेकिन पूरी तरह समाप्त हो गया ये नहीं कह सकते, हर क्षेत्र में समाप्त हो गया ये नहीं कह सकते, व्यवसाय के क्षेत्र में बिल्कुल समाप्त हो गया। और यही कारण था कि छोटी जाति को, जिन्हें हम निम्न जाति कहते थे, उन जातियों को आरक्षण देना, ताकि वो लोग भी दूसरे लोगों, समाज के दूसरे लोगों के बराबर आ सके, और वो भी अपने इस क्षेत्र से उठकर उन्नति कर। ऐसा करने के लिए आरक्षण का प्रावधान, उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं ये दिया गया कि नहीं इन बच्चों को भी आगे बढ़ना है, तो इतने प्रतिशत इनको आगे आना है। तो ये था अम्बेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति, जिसमें अम्बेडकर जी ने बताया है कि जाति के अनुसार श्रम का विभाजन कैसे होना चाहिए। 2 शब्द ही, अगर हम जाति के अनुसार श्रम का विभाजन करते हैं तो सबसे पहले बच्चों वो केवल श्रम विभाजन नहीं, श्रमिक विभाजन भी हो जाता है। दूसरा दोष ये है कि जन्म से पहले ही किसी का व्यवसाय निश्चित कर देना, कि बच्चे ने गर्भ में जन्म लिया, गर्भ में आया और गर्भ में आते ही जन्म भी नहीं लिया, उससे पहले ही उसका व्यवसाय निश्चित कर दिया जाता था। तो बहुत ज्यादा दोष है, किसी की रुचि नहीं है, व्यक्तिगत भावनाओं की कोई कद्र नहीं, व्यक्तिगत रुचि की कोई कद्र नहीं, केवल क्योंकि तुमने इस जाति में जन्म लिया है इसलिए तुम्हें ये कार्य करना है, विवशता बस करना पड़ता था वो कार्य। और अगर उसमें रुचि
नहीं है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती थी व्यक्ति की? चालू। वो उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेता था, रुचि नहीं लेता, तो चालू प्रवृत्ति हो जाती थी, जिससे आर्थिक हानि होती थी और आर्थिक हानि होने से भूखे मरने की नौबत आ सकती थी नहीं, आ जाती थी। लेकिन भूखे मरने की नौबत आने पर भी लोगों को अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती थी। तो किस तरह से जाति प्रथा, जो श्रम का विभाजन है, जाति प्रथा के अनुसार करने से क्या क्या दोष थे, क्या क्या हानियां थी और किस तरह से ये हानि कहीं ना कहीं देश की आर्थिक हानि से भी जुड़ी हुई थी, ये इस पाठ में आम्बेडकर जी ने बताया। तो ये था आपका जाति के अनुसार श्रम का विभाजन कैसे करना, कैसे अनुचित।